दोस्तों स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण के लिए एफयूवी में संबंध स्थापित किए थे। आज हम रेखीय आवर्धन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए समय को हम न गंवाएं, क्योंकि समय मूल्यवान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखीय आवर्धन का हम डिफिनेशन पहले से लिख चुके हैं। सोच रहे होंगे सर क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं कि समय आपका मूल्यवान है। अगर हम वीडियो में ही रिकॉर्ड वीडियो में ही अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैंने पहले लिखा है। चलिए शुरू करते हैं रेखीय आवर्धन का डिफिनेशन कि होता क्या है रेखीय आवर्धन। तो आपको बता दें कि किसी दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा उस वस्तु के लंबाई ओ के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। जी हाँ, एक बार और सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? रेखीय आवर्धन का डिफिनेशन क्या देंगे, परिभाषा क्या देंगे, तो समझ लीजिए, सुन लीजिए। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो किसी दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई और उस वस्तु के लंबाई ओ के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में आवर्धन को क्या बोला जाता है? मैग्निफिकेशन कहा जाता है। वहीं से उसका पहला लेटर लिया गया है। हाँ, यहाँ एक कंडीशन याद रखिएगा कि रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होगा वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अब रेखीय आवर्धन में यदि m का मान क्या हो? 1 हो, तो प्रतिबिंब जो होगा हमेशा वस्तु के आकार के ही बराबर बनेगा। समझ में आ रहा है? ये जो टेबल में, ये बक्से में, डब्बे में जो बनाया गया है ना, इसका मतलब क्या है उसको समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में यहीं से क्वेश्चन उठा देगा। तो आप अगर नहीं जानेंगे तो छोड़ के चले आएंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए। यदि m का मान क्या हो? यदि m का मान 1 हो तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का जो साइज होगा, वो वस्तु के आकार के क्या होगा? बराबर होगा। हमने संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है। और यदि m का मान 1 से बड़ा होगा, अगर m का मान 1 से बड़ा होगा, अर्थात रेखीय आवर्धन अगर 1 से बड़ा होगा, तो हमेशा जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु के आकार से क्या होगा? बड़ा होगा। देखिएगा, ये बड़ा वाला है, यानी कि वस्तु क्या है? देखिए, ये साइन का मतलब क्या है कि जिसके मुंह खुला हुआ है वो क्या होगा? बड़ा होगा, और जिसके और मुंह बंद है वो हमेशा छोटा होगा। तो बंद किधर है? वस्तु के आकार की ओर। जब वस्तु के आकार की ओर बंद है तो निश्चित रूप से ही प्रतिबिंब के आकार की ओर क्या होगा? उसका मुंह खुला होगा, अर्थात प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और यदि m का मान क्या होगा? 1 से छोटा होगा, m का मान 1 से छोटा होगा, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार से क्या होगा? छोटा होगा। इस टेबल में याद रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न अगर पूछता है तो यहीं से उठाता है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेखीय आवर्धन के लिए जो सूत्र हमने यहाँ प्रूव किया है, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात के बराबर होता है। तो फार्मूले का हम प्रूफ पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पहले से हमने क्या किया है? फिगर बनाया है, चित्र बनाया है। तो चलिए चित्र पहले समझ ले कि m1 m2 क्या है? एक अवतल दर्पण है। m1 m2 क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है? C है, जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य अक्ष के लंबवत एक AB वस्तु रखी गई है। ए से चलने वाली किरण AM है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर चली जाती है। और दूसरी किरण
ए से चलने वाली जो दूसरी किरण है एल जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको नियम बताया गया था, प्रतिबिंब की किरण आरेख खींचने के लिए 3 नियम आपको बताया गया था, उनमें से 2 नियमों का ही यूज किया जाता है किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए। तो चलिए हम यहाँ डायग्राम बना दिए हैं और आप समझ में आ ही रहा होगा कहाँ से प्रकाश की किरण जा रहा है, कैसे मुड़ रहा है, ठीक है, और सब नियम पर आधारित है। अब हम क्या करते हैं, परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें क्या करती हैं, मान लें इस बिंदु ए डैश पर मिलती हैं और ए डैश से क्या करेंगे, हम एक लंब खींच देंगे ए डैश और बी डैश। यही इस ए बी वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। हम कैसे जान गए हैं कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, उल्टा है? तो समझ लीजिए कि हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे कभी भी अगर प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक और उल्टा कहा जाएगा। मुख्य अक्ष के आगे जब ऊपर बनेगा तो प्रतिबिंब को क्या कहेंगे कि यह क्या है, आभासी है, सीधा है। समझ में आ रहा है? और अवतल दर्पण में आपके बता दें कि टोटल 6 कंडीशन होता है, जिनमें 5 कंडीशन क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन 6वां जो कंडीशन होता है ना, जब वस्तु को रखा जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। समझ में आ रहा है? तो 6 कंडीशन जा करके पढ़ लीजिएगा, वीडियो बताए हैं, वीडियो उसका है प्लेलिस्ट में, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी 2022 के पेपर में पूछा गया था वहीं से क्वेश्चन बहुविकल्पी में, ठीक है। तो चलिए यह हमारा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश, और ये भी क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है, ये क्या है आपका वस्तु, और ये क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है। अगर मान लें वस्तु की जो लंबाई हम ओ से प्रदर्शित कर दें और प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। हाँ, किसी किसी किताब में कुछ और ढंग का लिखा रहता है, लेकिन ये आसान है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर क्या बोलेंगे, इमेज। ओ फॉर ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, ये नहीं ओ फॉर ऑरेंज, आई फॉर इनका पार्ट। हमें थोड़ी ABCD थोड़ी नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, हम एक रचना करेंगे। ए से क्या करेंगे, यहाँ ऐसे रचना करेंगे एक छोटा सा अपने फार्मूले को डिराइव करने के लिए। चलिए हम रचना कर दिए। अगर मान लें कि AP क्या है, आपतित किरण हो, तो और PA डैश क्या हो, परावर्तित किरण हो, तो जो BP होगा वह दर्पण के बिंदु P पर क्या होगा, अभिलंब होगा। एक बार और सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं, राज वाली बात है, समझ लीजिए, नहीं दोबारा समझ में नहीं आएगा। ए से P को मिला दिया जाए तो अगर ये आपतित किरण हो जाए और PA डैश क्या हो जाए, परावर्तित किरण हो जाए, तो BP क्या होगा, उस पर अभिलंब का कार्य करेगा। और जब यह अभिलंब का कार्य करेगा तो यह जो कोण होगा वह आपतन कोण हो जाएगा, और यह जो कोण होगा ये परावर्तन कोण हो जाएगा। पढ़े होंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, अब परावर्तन कोण को हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जैसे फिगर में हमने मेंशन किया है, बिना टेंशन होके देखिए। अब हम एक बात जानते हैं कि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन होगा, सॉरी आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात एंगल I जो होगा एंगल R के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये कोण बराबर हो गया और ये कोण क्या है, इसके कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यदि 2 कोण बराबर हो जाएं तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समकोणिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समकोणिक हो जाएंगे। तो चलिए, चूंकि त्रिभुज A डैश B डैश, A डैश B डैश P तथा त्रिभुज ABP समकोणिक हैं, इसलिए A डैश B डैश P अपान
नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। ए डैश बी डैश बटे ए बी होगा और बी डैश पी के संगत क्या होगा, बी पी होगा। समझ में आ रहा है कैसे समकोणिक है, ध्यान से समझिए, क्योंकि यह जो कोण है इस कोण के बराबर है और यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर है। दो कोण क्या हैं, बराबर हैं, इसीलिए त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समकोणिक होंगे। और जब समकोणिक हो जाएंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ध्यान से देखिए, तो ये ए डैश बी डैश के साथ क्या होगा, ए बी का जो अनुपात होगा बराबर होगा। अब बी डैश पी के साथ जो भुजा जो होगा, जो साइड होगा, बीपी जो होगा वो भी अनुपात में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ए डैश बी डैश बटे क्या होगा, ए डैश बी डैश यहाँ है और इसका अनुपात क्या होगा, ए बी के साथ, और बी डैश पी किसके साथ, बीपी के साथ। समझ में आ रहा है, बस हो ही गया है प्रूफ। माना वस्तु की जो लंबाई है ए बी है ना, वस्तु की लंबाई ओ मान लें। अब प्रतिबिंब की जो लंबाई है ए डैश बी डैश है, ए आई मान लें। दर्पण से वस्तु की दूरी पी बी क्या होगा आपका, यू मान लें। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश क्या मान लें, भी मान लें। ये तो मान लिए। अब साइन लगाया जाएगा, कौन सा चिन्ह किसके साथ लिया जाएगा ये डिसाइड किया जाए। तो मैंने बोला था कि दर्पण के इस साइड की दूरियां क्या होंगी, यानी सामने की जो दूरियां होंगी वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा और उस साइड की दूरियां जो होंगी वह धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो देखिए वस्तु की जो लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई है, ये देखिए वस्तु की जो लंबाई होता है मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। और कोऑर्डिनेट में रूल क्या कहता है कि अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है, इधर हमेशा क्या होता है माइनस, इधर हमेशा क्या होता प्लस होता है। दिमाग में यह सेट कर लीजिए, कभी भी चिन्हों में आप टेंशन नहीं लेंगे, चिन्ह आप लगा लीजिए, ठीक है। बिना चिन्ह लगाए आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो वस्तु हमेशा क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, क्योंकि ऊपर की दूरी होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की जो दूरियां होती हैं धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की जो दूरियां होती हैं और ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ। और वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है और सामने की दूरियां क्या होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो ऋणात्मक लगा देंगे। और सौभाग्य से देखा जाए तो प्रतिबिंब भी सामने ही बना है, इसीलिए अभी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो चलिए ऋणात्मक हमने लगा दिया। अब सभी मानों को ऊपर क्या कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए। तो भर के देखिए रिजल्ट कुछ आता कि नहीं। चलिए करते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। तो ए डैश बी डैश की जगह क्या रखेंगे, ए डैश बी डैश की जगह क्या रखेंगे, माइनस आई रखेंगे। और वस्तु की लंबाई ए बी है, ए बी का मान कितना वो रखेंगे, ठीक है। और बी डैश पी कितना है, बी डैश पी यहाँ देखिए तो माइनस भी होगा। और बी पी कितना है, बी पी कितना है आपका माइनस यू होगा। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करें, इस माइनस से माइनस क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अतः जो होगा रेखीय जो आवर्धन होगा m जो होगा, पहले लिखिए माइनस भी अपान यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान क्या हो जाएगा, वो होगा। समझ में आ रहा है। तो रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। हाँ एक बात और याद रखिएगा, अगर आई बटे ओ दिया तो भी तो रेखीय आवर्धन होगा, लेकिन अगर प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी का अनुपात भी अगर दिया रहे तो इन दोनों के अनुपात को भी हम रेखीय आवर्धन कहेंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन डिफिनेशन हमेशा देखिएगा वस्तु के लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के साथ जो रेशियो बनाया गया है उसी के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आज का यही कंप्लीट होता है। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।